नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लद्दाख में 15 दिन से चल रहे आंदोलन बुधवार 24 सितंबर को हिंसक हो गए। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी ऑफिस और वाहन चलाए, जिसमें 4 लोगों की मौत और लगभग 50 लोग घायल हुए। हिंसा के बाद एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी और केंद्र सरकार से 6 अक्टूबर से पहले प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने की मांग की। लेह में धारा 163 लागू कर लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। प्रदर्शन की मुख्य मांगे लद्दाख को राज्य का दर्जा, संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करना, अलग लोक सेवा आयोग और 2 संसदीय सीटें प्रदान करना है। जेएनसी और एलएबी के नेतृत्व में युवा बेरोजगारी और सरकारी भर्ती में देरी के खिलाफ भी आवाज उठा रहे हैं। सरकार ने राज्य का दर्जा देने से इनकार किया है, जबकि अलग सेवा आयोग और 2 लोकसभा सीटों पर चर्चा के लिए सहमति दी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लेह में बुधवार को हुए हिंसक प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी और इसे जम्मू कश्मीर में राज्य के दर्जे की मांग से जोड़ा। उन्होंने कहा कि 2019 में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन राज्य का दर्जा देने का वादा पूरा नहीं किया गया, जिससे लोग ठगे और नाराज महसूस कर रहे हैं। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख के मामलों में समान दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है, जो गलत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक ने भी हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि सरकार लद्दाख के लोगों से बातचीत करके स्थिति को संभाले। लद्दाख में बुधवार को हुई हिंसा और आगजनी की घटना पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर लिखा कि यह वीडियो कश्मीर घाटी का नहीं बल्कि लद्दाख का है, जहां लंबे समय तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन होते रहे। महबूबा ने कहा कि लोग अब ठगे हुए, असुरक्षित और अधूरे वादों से निराश महसूस कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि वह लद्दाख में असंतोष की जड़ के कारणों को ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से मूल्यांकन करे और तुरंत समाधान निकालने के लिए कदम उठाए। उनके अनुसार लद्दाख अब हिंसक प्रदर्शनों की ओर बढ़ रहा है, जिसे रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। बता दें कि लद्दाख में यह हिंसा उस समय हुई जब क्षेत्र पहले से ही भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के कारण चर्चा में था। लेह और कारगिल के निवासियों ने एकजुट होकर अपनी मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन हिंसक झड़पों ने इस आंदोलन को नया मोड़ दे दिया। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक बीते 2 हफ्तों से भूख हड़ताल पर थे। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद विरोध तेज हो गया। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक आंदोलन हिंसक होने के बाद सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है। उन्होंने इसे लेह के लिए दुखद दिन बताया। वांगचुक ने संदेश दिया है कि आज मेरा शांतिपूर्ण मार्ग का संदेश विफल हो गया। सोनम वांगचुक ने एक्स पर एक वीडियो संदेश जारी कर शांति की अपील की। उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ लोग 35 दिन से अनशन कर रहे थे। कल उनमें से 2 लोगों की तबीयत खराब हो गई और उन्हें बहुत गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे लोगों में बहुत रोष है और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई। इस दौरान हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर आ गए। यह एक तरह से ये जेएनसी रेवोल्यूशन था। 5 सालों से वो यानी युवा बेरोजगार हैं। एक के बाद एक बहाना करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और लद्दाख को भी संरक्षण नहीं दे रहे। आज यहाँ कोई लोकतांत्रिक मंच नहीं है। सोनम वांगचुक ने किसी भी परिस्थिति में युवाओं से हिंसा का रास्ता न अपनाने की अपील की। पुलिस ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। उन पर दिल्ली के वसंत कुंज स्थित एक निजी प्रबंधन कॉलेज में 17 छात्रों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। पुलिस उपायुक्त दक्षिण पश्चिम अमित गोयल ने बताया कि देश से भागने की किसी भी कोशिश को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। कॉलेज प्रशासन ने 4 अगस्त को सरस्वती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने छात्रवृत्ति पर पढ़ रहे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों का शोषण किया। 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए गए, जिनमें से 17 ने अश्लील संदेश और अवांछित शारीरिक संपर्क का आरोप लगाया। कॉलेज ने सरस्वती से सभी संबंध तोड़ दिए हैं और उनके अवैध कृत्यों की जानकारी अधिकारियों को दी। तलाशी के दौरान पुलिस ने कॉलेज के बेसमेंट से जाली राजनयिक नंबर प्लेट वाली कार जब्त की। 25 अगस्त को धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए अलग मामला भी दर्ज किया गया है। कांग्रेस और महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी किया है, जिससे राज्य में नई सियासी हलचल मच गई है। इस पत्र में अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के लिए शिक्षा, रोजगार, पंचायत और नगर निकायों में 30% आरक्षण, निजी कॉलेजों में आरक्षण, सरकारी ठेकों में आरक्षण,
भूमिहीनों को जमीन देने और अत्याचार निवारण कानून बनाने जैसे 10 महत्वपूर्ण वादे शामिल हैं। राहुल गांधी ने इसे ईबीसी समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और बीजेपी पर ईबीसी के अधिकारों को दबाने का आरोप लगाया। बिहार में ईबीसी वोट बैंक 36% है और नीतीश कुमार का मजबूत आधार माना जाता है। महागठबंधन का यह प्रयास इस वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति है, लेकिन नीतीश का सुशासन और विकास मॉडल चुनौती बना हुआ है। आगामी चुनाव में संकल्प पत्र के प्रभाव पर सबकी नजर होगी। कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट पर राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। आयोग ने अब फॉर्म 6, 7 और 8 के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के जरिए ईओटीपी सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। यह कदम मतदाता पहचान के दुरुपयोग और हेरफेर रोकने के लिए उठाया गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आलंद में 6018 मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की गई, जिसमें विशेष रूप से दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक मतदाता निशाना बने। उन्होंने कहा कि यह एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर के जरिए किया गया और कर्नाटक सीआईडी द्वारा मांगे गए सबूत चुनाव आयोग ने साझा नहीं किए। राहुल ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया और मुख्य चुनाव आयुक्त पर वोट चोरों को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को निराधार बताया और कहा था कि कोई भी बिना सत्यापन के नाम नहीं हटा सकता। वहीं अब कांग्रेस का कहना है कि आयोग का नया ई-साइन नियम उनकी शिकायतों के बाद लागू किया गया है, ताकि भविष्य में ऐसे मामले दोबारा ना हो सकें। चुनाव आयोग के फॉर्म 6, 7 और 8 के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के जरिए ईओटीपी सत्यापन को अनिवार्य करने के निर्णय पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल शेयर किया, जिसमें लिखा है कि राहुल गांधी के आलंद धोखाधड़ी के आरोप के बाद चुनाव आयोग ने ऑनलाइन वोटर लिस्ट हटाने के लिए आधार से जुड़ा फोन नंबर अनिवार्य किया। इसके पोस्ट के कैप्शन में राहुल गांधी ने लिखा कि ज्ञानेश जी, हमने चोरी पकड़ी तब आपको ताला लगाना याद आया, अब चोरों को भी पकड़ेंगे, तो बताइए सीआईडी को सबूत कब दे रहे हैं आप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात मॉडल को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा है कि गुजरात मॉडल स्पष्ट है, दलितों, पिछड़े वर्ग और गरीबों के लिए बुलडोजर, जबकि अडानी के लिए हजारों एकड़ जमीन मुफ्त में या सिर्फ 1 रुपए की। राहुल ने कहा कि गांधीनगर गुजरात के पेथापुर बस्ती में 400 से अधिक परिवारों के घर अवैध बताकर उजाड़ दिए गए, जबकि उनके पास बिजली के बिल, टैक्स रसीदें, राशन कार्ड, आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जैसे वैध पहचान और रिकॉर्ड मौजूद थे। उन्होंने कहा कि गुजरात ही नहीं, दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह की तोड़फोड़ की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और कई मामलों में, जैसा कि गांधीनगर में था, लोगों के पास अदालतों द्वारा दिए गए स्टे आदेश भी मौजूद थे। बीजेपी को साफ पता है कि वो असली जनादेश के जरिए सरकार नहीं बना सकते। उनकी सरकार चोरी से और संस्थाओं पर कब्जा कर बनती है, इसीलिए वो गरीबों के अधिकार छीन लेते हैं और देश की संपत्ति को अपने कुछ अरबपति मित्रों को सौंप देते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भारत का लोकतंत्र जनता के अधिकारों के लिए है और उनके लिए ही चलेगा। बीजेपी और उसके मित्रों की देश से चोरी हम नहीं चलने देंगे। सीडब्ल्यूसी मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बिहार में एनडीए की अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी नीतीश कुमार को बोझ मान रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के लोग भाजपा का धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं चाहते, वे विकास केंद्रित राजनीति चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव मोदी सरकार के भ्रष्ट शासन के अंत की शुरुआत होंगे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उनकी पार्टी के बिहार इकाई के प्रमुख अख्तरुल इमान ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को एक पत्र लिखा है, जिसमें एआईएमआईएम नवंबर के विधानसभा चुनाव में 2043 में से 6 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार होने की बात कही गई है। ओवैसी ने यह भी कहा कि यह फैसला केवल आरजेडी और अन्य गठबंधन सहयोगियों के हाथ में है और जनता तय करेगी कि कौन भाजपा को रोकना चाहता है। बता दें कि ओवैसी 23 से 27 सितंबर तक सीमांचल में 5 दिवसीय न्याय यात्रा पर हैं और किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जिलों में मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में 24 से अधिक जनसभाएं करेंगे। उनका फोकस 2020 में एआईएमआईएम द्वारा जीती गई 5 सीटों को मजबूत करने पर रहेगा। 2015 में एआईएमआईएम ने बिहार की राजनीति में कदम रखा था और 2020 में 5 सीटें जीतकर राजनीतिक नक्शा बदल दिया था।
अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।